वेरी वार्म वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। हम बिजनेस स्टडीज़ के यूनिट 3 पर रनिंग है विच इज़ अ टॉपिक दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम ऑलरेडी इस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स इम्पैक्ट्स एंड डेफिनेशन एज वेल एज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम एक रनिंग टॉपिक पे हैं जो कि है एलपीजी कॉन्सेप्ट विच मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन। हम इंडियन इकोनॉमी के इस टॉपिक में दो टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ऑल्सो हम एक नया टॉपिक जो हमारा इलेक्टेड है दैट इज जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, उसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एलपीजी कॉन्सेप्ट टू इंडियन इकोनॉमी। Globalization. G stands for globalization. Globalization, as the word itself indicates, ग्लोबली कनेक्टेड, ग्लोबलाइज्ड, यानी कि आप अपने कंट्री विच इज़ इंडिया की कंट्री में बैठे बैठे भी आप ग्लोब यानी कि वर्ल्ड से, कंप्लीट वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो। और वो कैसे करते हो? मीन्स इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि आप अपने कंट्री में बैठे बैठे भी अपने कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उन्हें आप फैसिलिटेट कराओगे, उनको फ्री फ्लो कराओगे अदर कंट्रीज़ के इकोनॉमीज़ में, जो कि अपने आप में इंटरडिपेंडेंट है, जो भी कंट्रीज़ अपने आप में वेल साउंडेड है। इसका मतलब ये है कि आप इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के थ्रू अपने कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स, जो आपके इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो आपने यहाँ बनाए हैं, उनको आप दूसरे कंट्रीज़ के अंदर सप्लाई करेंगे। बिफोर 1991 गवर्नमेंट फॉलो स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इन द वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स। ओके, इस चीज़ को आप लोग क्लियर कीजिए। देखिए, वैल्यू एंड वॉल्यूम का मतलब क्या है? वैल्यू मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड वॉल्यूम स्टैंड्स फॉर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, क्वांटिटेटिव टर्म्स। ओके, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमें ये स्टडी करना है कि किस तरीके से आफ्टर ईयर 1991 इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट लिया कि वो अपने यहाँ बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को अदर कंट्रीज़ के पास में एक्सपोर्ट करेंगे। और इन गुड्स और सर्विसेज को वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किन किन मेथड्स के थ्रू कन्वे करने वाले थे? देखिए, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट इंडियन गवर्नमेंट डिड इज लाइसेंसिंग ऑफ इम्पोर्ट्स, यानी कि इन्होंने इम्पोर्ट लाइसेंस देने शुरू कर दिए। किसको? बिजनेस हाउसेस को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि गुड्स और सर्विसेज को एक्चुअली बनाते थे। जब उन्हें इम्पोर्ट्स के लाइसेंस मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? अदर कंट्रीज से अपने लिए नई टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करेंगे, नए गुड्स, न्यू क्वालिटी गुड्स को इम्पोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा? उनके आउटपुट की क्वालिटी जो है डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। नेक्स्ट वन इज टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस। जो टैरिफ, दैट टैरिफ का मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इससे पहले बिफोर 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्साइज ड्यूटीज़ जो लगा रखी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जिसके चलते इंडिविजुअल्स, जो भी ग्रुप हाउसिंग थे या जो भी प्रोड्यूसर्स थे, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना तो इम्पोर्ट ही कर पाते थे और ना ही बनाए हुए अच्छे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ रेस्ट्रिक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें भी लीनियंसी दी। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट इज क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दीज टू अमाउंटेड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो कि मनी बेस्ड रेस्ट्रिक्शन थे, इन दो के अलावा एक और रेस्ट्रिक्शन था दैट इज क्वांटिटेटिव बेस्ड, यानी कि आप एक लिमिटेड क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स को ही इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। एज लाइक यहाँ पर क्वांटिटीज फिक्स की गई थी कि 100 यूनिट्स का ही लोट होना चाहिए, 1000 यूनिट्स का ही लोट होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। बिकॉज उस वक्त में इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि अगर बिजनेस हाउसेज अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो इंडिया में वो क्वालिटी को, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है जो वो प्रिपेयर करते हैं इंडिया में, उसकी सप्लाई वो इंडिया में पूरा नहीं करेंगे, या इंडियन इंडिविजुअल्स को वो उसकी सप्लाई नहीं करेंगे। ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में वो क्या करेंगे? दूसरी कंट्रीज को अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सारे स्टेप्स भी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए सो दैट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस ग्लोबलाइजेशन। द वेरी फर्स्ट इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन, यानी कि नेशन वाइज आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका फ्री फ्लो कर दिया गया, विच मीन्स ड्यूटी फ्री
एक्साइज ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, उन सबको हटा दिया गया। एंड अक्रॉस द नेशंस, विच मीन्स कि इंडिया से बाहर भी अगर आपको मटेरियल सेल करना है या इंडिया के अंदर आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो उसके ऊपर ड्यूटीज़ अब रिस्ट्रिक्टेड, यानी ड्यूटीज़ अब बहुत ज़्यादा नहीं थी। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन, देखिए कैपिटल अक्रॉस नेशंस का क्या मतलब है, इसका डायरेक्ट लिंक आता है एफडीआई से, विच मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो है, ये फ्री फ्लो जो है, ये इसलिए किया गया ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, एफडीआई को अट्रैक्ट किया जा सके। और ये जो एफडीआई है, इसका मेजर इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी कंपनी, आपकी कंट्री में बहुत सारी एमएनसी कंपनीज जो हैं वो आकर के सेटअप होंगी। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब इन्होंने कैपिटल का फ्लो फ्री कर दिया, यानी कि उस पर से रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए। नेक्स्ट अप इज फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए आईटी जो फील्ड है आपका, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो फील्ड है आपका, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक बूम देखने मिला आफ्टर द ईयर 1991। नेक्स्ट वन इज फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। ओके, टूर्स एंड ट्रैवल्स, उसके अंदर भी काफ़ी एक अच्छी हाइक हमें देखने मिली आफ्टर 1991 बिकॉज द पीपल्स हेयर आउटसाइड ऑफ द इंडिया एज वेल एज Indians too are interested in visiting the world now, क्योंकि अभी उनके ऊपर बहुत सारे restrictions, बहुत सारे tariffs जो हैं वो हटा दिए गए थे। A common acceptable mechanism for the settlement of disputes, import और export। अच्छा देखिए, इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या किया गया, जो आपका एक कॉमन मैकेनिज्म सेट किया गया, एक ऐसा एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म सेट किया गया इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट करके, WTO, रिमेंबर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था, उसने वो क्या करता है, वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जितनी भी ट्रेडिंग होती है ना, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग बिजनेस हाउसेज की, अलग अलग कंट्रीज के साथ में, उसके लिए जितने भी इंटरफेरेंसेज होते हैं ना, जितने भी डिस्प्यूट्स बनते हैं ना, उनको सेटलमेंट करने का काम करती है WTO। तो इसी तरीके से इंडिया ने क्या किया, इस WTO के साथ में हाथ मिलाए और इन मैकेनिज्म्स को थोड़ा सिंपल करने के लिए, ताकि हम इंडियंस जब कभी भी इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें और हमारे कोई भी किसी भी कंट्री के साथ अगर डिस्प्यूट होते हैं, सो वी गेट इट सेटल्ड, वी गेट इट सॉर्टेड इन अ मीनवाइल टाइम। ओके, अ ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। ओके, इंडिया ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा, इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि जो गवर्नेंस, यानी कि हमें भी जो है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कंपनी हाउसेज हैं, हमारे जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनको किसी तरीके की सफरिंग ना मिले। अगर उन्होंने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की है या इम्पोर्ट की है तो वो प्रॉपर शेड्यूल्स, प्रॉपर मेथड, प्रॉपर पैटर्न में ही उनके साथ में उन्हें वापस मिले। द अमाउंट विच इज़ बीन फिक्स्ड, वही अमाउंट उनको पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हुई जब इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WTO के साथ में इनिशिएटिव लिया। हमारा टॉपिक अगला जो है दैट इज़ इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। देखिए 1991 वाले जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनका क्या इम्पैक्ट रहा आपके इंडियन इकोनॉमी पे। सबसे पहला चीज़, इंक्रीज्ड कंपटीशन, बिकॉज देखिए आपके इंडिया में पहले भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे लेकिन इंडियन इंडिविजुअल्स ही बना रहे थे, लेकिन अब एक्सपोर्ट्स ड्यूटी फ्री हो गए हैं तो इंडिविजुअल्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, इम्पोर्ट्स आर ऑल्सो ड्यूटी फ्री, इम्पोर्ट्स भी ड्यूटी फ्री हुए, तो बाहर की कंपनीज जो अच्छा प्रोडक्ट बनाती थी वो भी अपने प्रोडक्ट्स को क्या करेंगी, इंडिया में इनिशिएट करेंगी। विच मीन्स कि इंपोर्ट्स के आ जाने से, इंपोर्ट्स के बढ़ जाने से आपका कंपटीशन लेवल जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो गया। अब इंडियन इंडिविजुअल्स को, इंडियन बिजनेस हाउसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा टू गेट देयर सेल्स डन, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अप इज मोर राइज इन डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? बिकॉज दे गेट वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, उनको प्रोडक्ट्स की वैरायटी मिलने लगी, क्वालिटी उन्हें चीज़ों में दिखने लगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, और इन सब चीज़ों के साथ साथ उन्हें ये चीज़ समझ में आने लगी कि दे आर सपोज टू डिमांड फॉर मोर एंड मोर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और इसीलिए कस्टमर्स की डिमांड भी बढ़ गई। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन वर्कर्स। देखिए इंडियन कंपनीज में पहले भी वर्कर्स थे, लेकिन तब हम किस तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करते थे फॉर प्रोडक्शन? हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करते थे उस वक्त। लेकिन अब जब हमें इंपोर्ट्स अलाउड हो गए हैं तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी भी अलाउड हो गई है, और जब न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारे वर्कर्स का जो स्टैंडर्ड है, वर्कर्स को जो ट्रेनिंग हमें देनी है वो डेफिनेटली हमें देनी पड़ेगी, और उस वर्कर्स की ट्रेनिंग के डेवलपमेंट के साथ हमारा क्या बढ़ जाएगा? प्रोडक्शन भी इंक्रीज
हो जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन वर्कर्स, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? क्योंकि पहले हम करते थे लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, लेकिन अब इंपोर्ट्स बढ़ जाने की वजह से, इंपोर्ट्स ड्यूटी फ्री हो जाने की वजह से हमने टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस लेवल्स की हायर करनी शुरू की। जब टेक्नोलॉजी हाई हुई तो वर्कर्स को भी ट्रेनिंग्स हमने देनी शुरू करनी पड़ी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हाई हो गई है तो वर्कर्स को भी एडवांस अपडेटेड होना होगा। और वर्कर्स जैसे ही हमारे अपडेटेड हुए, हमारा प्रोडक्शन लेवल ऑटोमेटिकली राइट अप हो गया। नेक्स्ट अप इज एक्सपोर्ट्स इज असेंशियल। सबसे पहली चीज़ जो इंडिया ने समझी दैट इज़ कि हमारे लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन डेफिसिट है वो काफ़ी जा रहा है। तो फॉरेन डेफिसिट होने की वजह से हमें फॉरेन डेफिसिट से अगर कवर अप करना है तो हमारे पास फॉरेन करेंसीज़ का होना ज़रूरी है, और ये फॉरेन करेंसीज़ जो हैं हमें तभी गेन हो पाएंगी जब हम एक्सपोर्ट्स को सक्सीड कर पाएंगे, एक्सपोर्ट्स को अपने बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट अप इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आपका जो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है वो बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज होने लगा, जस्ट बिकॉज आपके पास में एमएनसीज आने लगे, आपके पास में कंपटीशन लेवल बढ़ने लगा, आपके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी आप इंपोर्ट करने लगे, दूसरी कंट्री से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपके पास आने लगे। और इन्हीं सब चीज़ों का देखते हुए इंडियन मार्केट में टेक्नोलॉजी का मार्केट ऑल ऑफ अ सडन एक बूम ले गया। नेक्स्ट अप इज नेसेसिटी फॉर चेंज। देयर वी फील कि हमारे पास में नेसेसिटी ऑफ चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, दे जस्ट कीप ऑन बूमिंग। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई, और वो सारी चीज़ें जब लाइफस्टाइल बढ़ा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े, जब आपके पास में कंपटीशन बढ़ा, तो उन सब के साथ में हमने ये चीज़ फील की कि देयर इज़ अ नेसेसिटी फॉर चेंज, हमें बदलने की ज़रूरत है। मार्केट ओरिएंटेशन आपका जो कम्प्लीटली इससे पहले बिफोर दिस प्रोड्यूसर्स आर द ऑनर्स ऑफ द मार्केट, प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते थे कंज्यूमर्स को वही खरीदना पड़ता था, लेकिन अब प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर बेस्ड हो गए, कंज्यूमर बेस्ड मार्केट हो गया आपका। और जो कंज्यूमर बेस्ड मार्केट हुआ है ना, इसकी वजह से क्या होने लगा, आपका कंज्यूमर बेस्ड मार्केट की वजह से ये हुआ कि मार्केट में ओरिएंटेशन आ गया, यानी मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट। अब जो मार्केट में बिकेगा ना वही बनेगा, ये नहीं होगा जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा वो नहीं, जो बनेगा, जो मांगा जाएगा, डिमांड्स के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ने लगी, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होने लगी। यानी पहले डिमांड जनरेट होगी, उसके बाद जा कर के आप सप्लाई क्रिएट करेंगे, यानी कि आपके कस्टमर्स ने जो डिमांड की है उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। नेक्स्ट अप इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट रहा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, दैट इज़ लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट। आपका जो बजटरी सपोर्ट था आपके पब्लिक सेक्टर का, वो लॉस आपको हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया। बहुत सारी कंपनीज जो पहले पब्लिक थी वो अब सारी की सारी प्राइवेट हो गई। गवर्नमेंट ने जो है अपना इनिशिएटिव सारी जगह से वापस ले लिया, सिर्फ लिमिटेड टू द 4 सेक्टर्स ही गवर्नमेंट रह गई है। तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, आपके बजटरी सपोर्ट जो था ना आपके पब्लिक सेक्टर का, वो लॉस में चला गया। यस, दैट्स अ नेगेटिव वन। हमने पढ़ा दैट इज़ व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया।